गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित वत्स वेद IAS के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी संस्था प्रयागराज में है। इस संस्था के माध्यम से इस कोविड-19 के एरा में हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की, ऑनलाइन क्लासेस को शुरुआत की है। जो हमारे दूरगामी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हों उनके लिए, जो यहाँ पे आ नहीं सकते या संसाधनों के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उनके लिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ऑफलाइन हमारी क्लासेस पहले से ही चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का आज हमारा ये पहला क्लास है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था पिछले वीडियो में, 1 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो हमने इस प्रोग्राम रखा है UPPCS 2021 RO को फोकस करके व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में GS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच हमने स्टार्ट किया है। इस बैच में मैं डॉक्टर अमित वत्स आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री में उसके सिलेबस के अनुसार कैसे क्रैश कोर्स के रूप में 75 दिनों का इस बैच का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, UP स्पेशल और विविध, ये सब मिलाकर के पूरा कंप्लीट पैकेज GS का रहेगा। इसमें शुरुआत हम करेंगे इतिहास से पहली क्लास के साथ, और उसके बाद ज्योग्राफी की क्लासेस अभी चलेंगी आपकी, और करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी। और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज की फीस कुछ अलग होगी, फीस तो हम लोग ले ही नहीं रहे, रजिस्ट्रेशन शुल्क उसका अलग है। लेकिन जो हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उनको टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। हम लोग जो है हफ्ते में 3 टेस्ट आपका कराएंगे, 60 प्रश्नों की श्रृंखला उसमें रहेगी, जिसमें हम सब विषयों को जोड़ते हुए पूरे सिलेबस के आधार पर आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। और इस टेस्ट सीरीज की हम व्याख्या भी ऑनलाइन करेंगे और आपको इसका आंसर और PDF फॉर्म भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक साथ में ही हम लोग जो करंट अफेयर्स की क्लासेस लेंगे, उसकी चर्चा हम करंट अफेयर के सेगमेंट में करेंगे, आपको कैसे कैसे करंट पढ़ाएंगे। लेकिन उसका जो शेड्यूल है, मॉड्यूल, वो आपको बता दें कि सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक हम जो मंथली करंट को लेके चलेंगे, पिछले जनवरी 21 से शुरू करेंगे और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हुई रहेगी तब तक उस महीने के मंथली करंट को कवर करेंगे, सामाजिक घटनाओं को कवर करेंगे। और शुक्रवार और शनिवार को जैसे 1 जून शुरुआत हुआ, इस वीकेंड की घटनाओं को लेके आपको चलेंगे और प्रत्येक संडे को टेस्ट की जो व्याख्या करेंगे, उसी व्याख्या के साथ इस करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास भी कराएंगे। और आपको भी उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में फ्री की दृष्टि से उसमें आपको PDF फॉर्म में 30-35 प्रश्नों के जितना एक संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी श्रृंखला रखेंगे। और खास करके उन बच्चों के लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इसमें ऑनलाइन हिस्ट्री का मेंस का क्वेश्चन पेपर देंगे उनको। और GS में भी हम सब्जेक्ट वाइज जैसे प्रश्न आ सकते हैं उसको पेपर वाइज देंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है इस वेद IAS के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए। आज हम शुरुआत करते हैं मित्रों, आइए हिस्ट्री सिलेबस के साथ। तो हम जो शुरुआत करते हैं UPSC UPPCS फोकस करते हुए, तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमने जैसे प्रयागराज में रहते हुए हमने जो अनुभव किया है, यहाँ उल्टी दिशा में बच्चे तैयारी करते हैं, इसीलिए असफलता का दौर होता है। यहाँ पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर प्री निकलने के बाद मेंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जब मेंस निकल जाता है तब साक्षात्कार के लिए दौड़ते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगों का सेमिनार यहाँ लगता है, 3 दिन के लिए 4000-5000 रुपये का सेमिनार होता है। उसमें आपको 3 दिन में आप ही कल्पना करिए क्या आपको सिखाया जा सकता है। 3 दिन में वो जो साक्षात्कार होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा पब होता है। उसमें आपके ज्ञान की वैल्यू नहीं देखी जाती, उसमें आपके प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कैसे है, चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, आपकी सोच क्या है, इन सब चीज़ों की जो है परीक्षा होती है, न कि आपके ज्ञान की परीक्षा होती। तो आपके चलने, बोलने, भाव भंगिमा, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन होता है। तो हमने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, कई वर्षों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहा हूँ, उस स्तर तक हम वहाँ तक पहुँचे। तो हमने जो अनुभव किया है कि जब 3 दिन की क्लासेज आपकी इंटरव्यू की लगती हैं, तो आप पढ़ाई पे जो इतना ज्ञान रहता है उस पर फोकस आपका हट करके आपके कैसे आप चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस पर हो जाता है। जैसे एक डेमो, जैसे अगर किसी की आप देखें चलने की आदत है, कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं जो पैर को रगड़ते हैं, कुछ लोगों की आदत है सीढ़ी पे ऐसे चलेंगे तो आप जान जाएंगे कि आज में फलाने वाले सर आ रहे हैं, जो रगड़ते हुए ये व्यक्ति जो आपको संभाला जाता है कि पैर, वो देखें साइकिल का पावदान जैसे चलता है। कुछ लोग दर्जी देखिए, पहले जो दर्जी वाली सिलाई मशीन होती जो पैर से चलती थी, कुछ लोगों की आदत है बैठते हैं तो पैर वैर मूव करने लगता है। यही सब सिखाया रोकने के लिए ज्ञान
क्वेश्चन फॉर्मेट देंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अपने अनुभव से, अपने सीनियरों के अनुभव से, अपनी टीम के अनुभव से और विगत 10-12 वर्षों से जो हम लोग ये अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन सब अनुभवों से मेरा उद्देश्य है, मेरा जो समझ में मुझको आया कि पहले तैयारी आपको अपने व्यक्तित्व के निखार की करनी चाहिए। आप अभी से डे बाय डे अपने परिवार में ही कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे छोटे बच्चों के भाव को देते हैं, कैसे अपनी बातों को रखते हैं, इस पर मूल्यांकन करना शुरू करिए। अपने डेली रूटीन में व्यक्तित्व को निखारते रहिए ताकि उसके लिए आपको अलग से क्रैश कोर्स करने की जरूरत 3 दिन 4 दिन में न हो। फिर आप जो है साक्षात्कार की तैयारी जब आप करते हैं, साक्षात्कार में भी आपके जो ऑप्शनल विषय सब्जेक्ट है उन्हीं की छोटी छोटी चीज़ों की समझ पूछी जाती है, उसको वर्तमान समय से जोड़ा जाता है। जैसे आज के दौर में अगर आप साक्षात्कार दे रहे हो तो कोविड-19 से संबंधित प्रश्न, वायरस से संबंधित प्रश्न, फिलिस्तीन इजराइल से संबंधित प्रश्न, अफगानिस्तान के संकट संबंधित प्रश्न, डोकलाम चीन भारत संबंधों के प्रश्न, भारत में विपक्ष की भूमिका पर प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपसे इरेज किए जा सकते हैं। लेकिन इन सारे प्रश्नों की पृष्ठभूमि अगर आप अपने सब्जेक्ट से लेकर देखें, वहाँ से इसकी तैयारी करते हैं तो आपको अलग से जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ों को समझने की जरूरत है, आपके व्यक्तित्व में निखार होते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को जब शुरू करिए तो पहले साक्षात्कार की तैयारी करिए और साक्षात्कार की तैयारी के लिए आप जो है अपने व्यवहार को अभी से नियंत्रित करना शुरू करें, क्योंकि आदत जो है उसकी दवा आज तक कोई साइंस भी नहीं बना पाई। कोरोना वायरस की तो वैक्सीन 2 साल में बन गई, लेकिन जो है आदत की दवा जो है आदत पे सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है। और मानव का मन है चंचल है, मन की गति जो है बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ब्रेक लगा सकते हैं। और ब्रेक लगाने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो व्यक्तित्व पहले साक्षात्कार की तैयारी आप कीजिए, बोलना, व्यवहार, स्वभाव, इसको नियंत्रित करिए। कैसे आप समाज को डील कर रहे हैं, कैसे परिवार को डील कर रहे हैं, कैसे अपने अधीनस्थ को डील कर रहे हैं, कैसे अपर जो है सीनियर है, आप पद पे हो ना हो, कैसे व्यवहार करते हैं, ये आपके साक्षात्कार में बड़ी भूमिका होती। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी निखर के आ जाएगी। दूसरा, फिर जब हम तैयारी करते हैं तो हमको मुख्य परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य परीक्षा को जब आप पढ़ते हैं तो सिलेबस का विस्तार होता है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी, प्री परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अपने विषय में हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास की एनसीईआरटी को जो है आप पढ़िए और उसमें जो पीछे के क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आप 100 से 150 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारा क्रैश कोर्स का है 75 दिन का हम लोगों ने जो रखा है यूपीपीसीएस आरओ को फोकस करके, इसमें हम उस एनसीईआरटी को भी बेस बना करके आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से भी मैटर को लेंगे और अन्य जो परीक्षाओं की प्रणाली चैप्टर हैं उनको भी। सिलेबस के हर टॉपिक को टच करेंगे, लेकिन आपको फोकस वहाँ पे ज़्यादा करेंगे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ प्री की भी तैयारी करिए। जिनका टारगेट 2021 हो, इस समय उनके लिए थोड़ा सा हमारा सजेशन रहेगा, प्री पर अपनी पढ़ाई का 75% फोकस करें, 25% में इस पर फोकस करें। और जिन विद्यार्थियों का, जिन मित्रों का फोकस 2022-23 हो, वो पढ़ते वक्त हमारे साथ पढ़े तो प्रीलिम्स के दिन से, लेकिन मेंस पर फोकस करें। हम सप्ताह में जो आपको बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन मेंस का भी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको लिख करके कॉपी पे हमारे यहाँ भेजिएगा तो हम लोग उसको चेक करेंगे। और जो बच्चे प्रयागराज में रहते हैं वो हम लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके भी अपने क्वेश्चन आंसर को चेक करवा सकते हैं। ये हमारा तरीका रहेगा आपको साक्षात्कार, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षाओं को लेके चलने का। अब आते हैं अपने विषय पर चलते हैं। इतिहास विषय को लेकर के हमको पढ़ना है आपको। इतिहास विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा हो, प्री के सिलेबस को और मेंस के सिलेबस को, तो हम दोनों सिलेबसों की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगर प्री के सिलेबस को देखें और फिर मेंस के सिलेबस को अगर आप देखें तो प्री के सिलेबस में आपको लिखा रहता है कि भारतीय इतिहास, लिखा रहता है भारतीय इतिहास। फिर यहाँ एक शब्द दिया रहता है, पूरा डिटेल नहीं है, मूल की को निकाले, भारतीय इतिहास का संक्षिप्त ज्ञान लिखा रहता है। क्या जो है संक्षिप्त ज्ञान लिखा रहता है, शब्द जो पूरा है। फिर उसके बाद अलग से लिखा रहता है स्वतंत्रता संघर्ष। क्या लिखा रहता है? स्वतंत्रता संघर्ष। अब देखिए यहाँ जो आपका सिलेबस ही बता रहा है कि संक्षिप्त ज्ञान, अर्थात यहाँ जो आपके सिलेबस में है, फिर जब आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ आपका भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से शुरू होता है, प्रागैतिहास को लेते हुए। देखिए प्रागैतिहास का जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में है।
यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीपीसीएस में नहीं है, लेकिन प्रश्न जीएस में वहां से भी पुटअप किए जाते हैं। तो प्राग इतिहास से लेकर के आप 1947 से 64 तक का जो है नेहरू युग जो है, जिसको हम कह रहे हैं नेहरू युग तक का जो है सिलेबस में आपके रखा हुआ है। तो इसमें आपको प्राचीन इतिहास, प्राग इतिहास, हड़प्पा, वैदिक, उसके बाद मौर्य, फिर वहाँ ये सारी सिलेबस होते हुए दिल्ली सल्तनत मेडुअल होते हुए आप मॉडर्न हिस्ट्री तक यहाँ पहुँचते हैं। इसको हम डिस्क्राइब पढ़ाते वक्त आपको अलग अलग सेगमेंट में शुरू करेंगे, यहाँ तक आपको पढ़ना है। लेकिन विगत 2-4 सालों के प्रश्नों को अगर आप देखें, खास करके 2009 के बाद यूपीएससी में जो परिवर्तन हुआ और 2012 के बाद सीसैट जब से परिवर्तन हुआ, तो प्रश्नों की प्रकृति को अगर आप देखें तो हमने देखा है कि 1964 से लेकर के 1964 से लेकर के 2000 तक के प्रश्नों को अब तो देख रहे हैं कि और लेटेस्ट 2019-20 के प्रश्नों को भी जीएस में हिस्ट्री विषय से जिनको आप जोड़ सकते हैं, वहां से भी 1-2 प्रश्न हर बार निकल के आते हैं। तो हमारी जो परीक्षा प्रणाली आपको पढ़ाने का जो उद्देश्य है, जो तरीका होगा, हम स्रोत से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं, अभी हम आपको बांटेंगे कैसे प्राचीन इतिहास में कितने प्रश्न आते हैं, मिडुअल में कैसे आते हैं, मॉडर्न में कैसे आते हैं। तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये क्रैश कोर्स हमने बनाया है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें देने की और आपको सफलता निश्चित करने का लक्ष्य है, ताकि आप कम समय में ही परीक्षा को बड़े आसानी के साथ हमारे साथ 2-3 घंटे का जो हमारे वेद IAS के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहेंगे। जितनी मेहनत 4 घंटे की क्लासेज अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो 4 घंटे आप अपने कमरे में पढ़िए, तो 100% मैं श्योर करता हूँ आपको इस प्रारंभिक परीक्षा की बाधा को आप हंसते खेलते कैसे पार कर जाएंगे, आपको ये भी समझ में आए। जैसे अगर जब शुरुआती दौर में आप साइकिल चलाना सीखे होंगे जब छोटे बच्चे थे, तो वही साइकिल आपको लग रहा था कि हेलीकॉप्टर या मिग-21 उड़ा रहे हैं आप, उस तरीके का आपका वो व्यवधान था। लेकिन जैसे ही आप उस परीक्षा का आसानी के साथ 2-4 बार, वो जानते कैंची बोलते थे उसको, कैंची मारते ठगना फोड़ते हुए आप 2-4 बार जब साइकिल में एक्सपर्ट हुए, तब साइकिल को आप जो है खिलौने की तरह घुमा रहे हैं। उसी तरीके से आप हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे तो इस विषय को और हमारे सारे एक्सपर्टों का जो अनुभव है, आप प्री परीक्षा को, मेंस परीक्षा को खिलौने की तरीके से अपने हिसाब से मूव कराएंगे, ये हमारा विश्वास है। आप हमारे ये जैसे ये सिलेबस की हम चर्चा करें, कितना बड़ा सिलेबस है इसको, लेकिन इस पूरे सिलेबस को अगर देखा जाए, ठीक से पढ़ा जाए, तो भारतीय इतिहास लिख दिया, लेकिन यहाँ जो है फिर इसको अलग से जो लिखा है वो भी इसी में इंक्लूड है, लेकिन अलग से देने की क्या जरूरत। अर्थात आपकी प्रारंभिक परीक्षा के आप प्रश्नों को देखें, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखें। तैयारी का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप आए हुए विगत वर्ष के प्रश्नों को डेली अवलोकन करते रहिए। एक उदाहरण अगर आपको हम दें, थोड़ा सा एक उदाहरण जो है मनोरंजन वाली दृश्य है, लेकिन गहराई से उस पर सोचिएगा तो बड़ा जो है उसके निहितार्थ निकल के आएंगे, दर्शन उसमें छुपा हुआ है। जैसे आप अगर अपने घर परिवार को छोड़ करके कहीं प्रयागराज में, दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, पटना में कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, लाजवाज में रहते हैं, तो जहाँ कमरा वमरा लिए हैं और बाहर भी उधर भी लोग रहते हैं, परिवार रहता होगा, लड़कियाँ रहती होंगी, तो आप जो है आमने सामने जो बीच में जो सड़क है, उस सड़क के इस पार आप, सड़क इस पार आपका कमरा, सड़क उस पार अगर उसका कमरा है, तो आप देखते हैं कोई भी वार्तालाप आप नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के देखते हुए उस परिवार के हाव भाव को आप समझने की कोशिश कर लेते हैं और वो आपको समझने की कोशिश कर लेता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में बिना वाकी टाकी किए हुए आप एक दूसरे की अच्छाई बुराइयों को नोटिस करने लगते हैं, नोटिस करने लगते हैं। उसी तरीके से फिर धीरे धीरे आपके 4-6 महीने बाद थोड़ा बहुत वार्तालाप करने लगते हैं, फिर हो सकता है कि आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाए। अर्थात उसी तरीके से यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई बाद में करिए, पहले सिलेबस को उठाइए और वहाँ जो आए हुए पुराने प्रश्न पत्र हैं, अब तो और आसान हो गया, घटना चक्र से, अरिहंत से लेकर के युद्ध तक तमाम पुराने साल पेपर दिए हुए, आप प्रश्न पत्रों को सिर्फ देखिए, बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक खाका बनेगा कि इस सिलेबस में, इस चैप्टर से यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है मानव विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी, तुरंत क्लिक करेगा, प्रश्न उठाएगा, यहीं से प्रश्न क्यों बनते हैं। और आप जिस दिन ये सीख लिए कि यहीं से प्रश्न क्यों बन रहे हैं, क्यों, कैसे का जवाब जब आप पा गए, तो आपकी तैयारी आसान हो जाती है। उसी तरीके से हम जब देख रहे हैं कि यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं किया गया, अर्थात स्वतंत्रता संघर्ष पर विशेष बल है। कहने का मतलब आपका सिलेबस जो दिया हुआ है, यूपीएससी या परीक्षा जो यूपीपीसीएस जो है,
ये विशेष बल दिया जा रहा है, अर्थात अगर 10 प्रश्न को ले रहे हैं यहाँ से कि 10 प्रश्न आ रहा है तो ये विशेष वाले में 2/3 7 आएगा, 3 में और सब बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसको अलग से रखा गया। दूसरी बात, सूत्र संघर्ष को अलग से रखने के कारण, देखिए प्राचीन काल को आप ले तो भारत में जो है जीवन की जब शुरुआत होती है आदिम काल से, पाषाण युग से जीवन की शुरुआत जब होती है, फिर आप क्रांति आती है, हड़प्पा सभ्यता आता है, नगरी हो जाते हैं, फिर आप जो है बलुच ताम्र पाषाणिक संस्कृति आती है, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होता है, उपनिषद काल बुद्ध का जो काल आता है, फिर मगध की शुरुआत होती है, उसी जो मगध का उत्कर्ष होता है, राजनीतिक उत्कर्ष भारत का आप पढ़ते हैं, उसमें आप सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक सारे परिवर्तनों को देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के ही पहले ही वहाँ पे शक, कुषाण, में विदेशियों का भी आक्रमण होता है, फिर दिल्ली पूर्व मध्यकाल में भी तुर्क के रूप में विदेशियों का आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत, फिर आप देखते हैं मुगलों का यहाँ आक्रमण होता है, वो भी यहाँ स्थायित हो जाते हैं, लेकिन सारे में यहाँ छिटपुट जो विद्रोह हुआ और राजाओं ने उनका मुकाबला किया और संघर्ष किया, फिर वो यहाँ स्थापित हो गए। लेकिन जब आप के यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक विदेशी कंपनी, और खास करके यूरोपीय को हमने, यूरोपियों का आगमन 15वीं 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होता है, प्रथमार्ध में, तब आप देखिए पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब जब आते हैं, इनमें आपस में टकराहट होती है व्यापार को लेकर। तो भारत का जो प्राचीन राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक, आर्थिक सारी प्रणाली है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, और उस परिवर्तन के जो परिणाम होता है भारत में उस सत्ता के प्रति एक आक्रोश उत्पन्न होता है। छिटपुट विद्रोहों की श्रृंखला 1757 में जब ये सत्ता को संभालते हैं प्लासी में, तब से शुरुआत होती है छिटपुट विद्रोहों की, और वो विद्रोहों की श्रृंखला 1857 में गदर के रूप में परिणत होती। फिर 1857 के बाद से 1885 में कांग्रेस की स्थापना तक अब राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। उस दौर में 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में लैंड होल्डर सोसाइटी से संगठित होकर आप विरोध करना शुरू करते हैं, और उन विरोधों का अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सफलता, असफलता का मूल्यांकन करते हुए अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब कांग्रेस की स्थापना जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे, उसमें सुरक्षा वाल की थ्योरी है, सत्य है, असत्य है, किन परिस्थितियों में कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन इसी कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही भारत में ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के खिलाफ नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो बड़े व्यवस्थित तरीके से होती है, और उसको हम कई चरणों में बांट के देखते हैं। एक कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है, उसी कांग्रेस के नेतृत्व में आप देखते हैं आगे गांधी ईरा आता है, पहले उदारवादी युग, गांधी ईरा, फिर उसके बाद जो है आज़ादी आपको मिलती है। फिर आप देखते हैं उसी में वैश्विक प्रभाव पड़ता है तो कम्युनिस्टों का आंदोलन शुरू होता है, फिर उसी में आप देखते हैं क्रांतिकारियों का आंदोलन शुरू होता है। लेकिन जो कुछ भी होता है वो 1885 के बाद से एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में शुरू होता है, एक व्यवस्थित रूप से आप विरोध को दर्ज करते हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में ये स्वतंत्रता संघर्ष रखा गया। तो इस स्वतंत्रता संघर्ष में आप देखेंगे कि 1885 से लेकर के 1947 आज़ादी तक की घटनाएं हैं। इसलिए परीक्षा में आप देखेंगे यहाँ से प्रश्नों की प्रकृति ज़्यादा रहती है, और मेंस में भी यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा पढ़ाने पर भी फोकस होगा, इस क्रैश कोर्स में ज़्यादा बल हम इस पर देंगे, और अन्य चीज़ों को भी टच करते हुए आपको चलेंगे। ये हमारा रहा कि बताएंगे आपको इतिहास को हम कहाँ से लेके चलेंगे, आपके सिलेबस में कैसे लिखा हुआ, इस तरीके की चीज़ों को हम आपको प्री परीक्षा में लेके पढ़ेंगे। फिर हम आगे इसमें चर्चा करते हैं कि इसमें जो 3 पार्ट हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें देखिए आज हम शुरुआत करेंगे तो प्री परीक्षा के अगर देखें तो यूपीएससी में अगर देखें, यूपीएससी को अगर आप देखें, यहाँ अगर 100 प्रश्न जीएस के हैं, यूपीपीसीएस में अगर आप देखें तो यहाँ 150 प्रश्न हैं जीएस के। तो इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड करते हैं तो हिस्ट्री का जो पोर्शन आता है यहाँ 10 से 15 प्रश्न हिस्ट्री का बनता है। यहाँ जब आप डिवाइड करते हैं एन एवरेज 25 से 30 प्रश्न का भी, या मान लीजिए आप 20 से 25 प्रश्न का एवरेज यहाँ आता है। तो देखिए ये 20 से 25 प्रश्न या 10 प्रश्न, अगर आप पूरे सिलेबस को जैसे देखें तो 10 से 15 प्रश्न लगता है। 10 से 15 प्रश्न में अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप 3 पार्ट में बांटते हैं, एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न। यहाँ एंशिएंट में, यहाँ मिडुअल में, तो यहाँ मॉडर्न में। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न, फिर यहाँ 7 से 8 प्रश्न। देखिए 3, 3, 6, 7, 13, या 15 प्रश्नों की ये श्रृंखला आप क्या थे। इसमें भी ये वाला पोर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला पोर्शन।
तो यहाँ जैसे कोई ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ आपको पूरा डीपली गहराई में नहीं पढ़ना है, संक्षिप्त रूप से चीजों को समझते हुए आगे पढ़ना है। तो इतिहास में जो है हम इसी चीजों को फोकस करेंगे। इस क्रैश कोर्स की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इसमें आपको एंशियंट से ही शुरू करेंगे, मॉडर्न तक लेके जाएंगे। लेकिन उस 75 दिन का जो सिलेबस है हमारा, उसमें जितना समय हमको मिलेगा उसमें हम 2/3 समय आपको इस पर देंगे और बाकी का समय हम एंशियंट और मिडल पर देंगे। शुरुआत में 2-4 क्लास हम धीमी गति के समाचार की तरीके से चलेंगे, क्योंकि आप हमको समझ लीजिए, हम आपको समझ लें, हम आपको समझ समायोजित होते हुए तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो एंशियंट में जैसे हमको जो पढ़ना है उसकी चर्चा अगर हम करेंगे तो भारत में इतिहास के स्रोत से चर्चा होती है, पहला ही चैप्टर होता है। तो इसमें देखिए, किसी भी इतिहास को आप जानते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो ये मतलब आपका इतिहास पूछा जा रहा है। तो आप कहते हैं कि मैं फलाने इस गांव का, इस जिले का, इस प्रदेश का, इस देश का निवासी। फिर कहते हैं कुछ और, तो आप फिर उसमें अपने जो है गोत्र को बताते हैं, अपनी उपलब्धियों को बताते हैं, अपने परिवार की उपलब्धियों को बताते हैं, अपने समाज की उपलब्धियों को, अपने गांव की उपलब्धियों, ये सब धीरे धीरे इतिहास के रूप में जुड़ता चला जाता है। अर्थात ये जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को जानने का स्रोत है आपके पास। ये स्रोत आपको कैसे मालूम हुआ? एक तो ओरल हुआ, जो आपने बताया, जो आपने देखा है, परंपराओं से सुना है घर परिवार में, और जो आंखों से देख रहे हैं, तो इसको फिर लेखनी पत्र कर दिया गया, ये साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, जैसे अगर कोई गूंगा बैल है, वो कैसे व्यक्त करेगा? तो उसको लिखना भी नहीं आ रहा है, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, गूंगा भी है, व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है, मतलब वाणी भी नहीं है और दृष्टि भी नहीं है, एक तरीके से समझ लीजिए वाणी नहीं तब क्या करें? वाणी नहीं है उसके पास, न उसके पास लेखन कला का ज्ञान है, तब ऐसे चीजों को हम आप देखते हैं कैसे पहचान पाएंगे? जैसे उदाहरण के रूप में ले, अगर इसको आप देखते हैं, ये क्या है? अब आप इसको व्यवहारिक उपयोग में देख रहे हैं कि ये डस्टर, ठीक, तो आप तुरंत समझिए कि ये डस्टर है, अर्थात ये कहीं न कहीं क्लास चल रही होगी, ये ब्लैक बोर्ड पर जो है ये जो है साफ करने का काम करता है डस्टर, अर्थात इसकी उपयोगिता को आप समझ लीजिए। और आप किसी घर के खंडहर से जब इस डस्टर को पाते हैं, बेंच को पाते हैं, डेस्क को पाते हैं, ब्लैक बोर्ड को पाते हैं, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि निश्चित है इस घर में या इस पीरियड में जो भी समय रहा होगा, वहाँ शिक्षा का कार्य हो रहा होगा, अर्थात विद्यालय या शिक्षा साहित्य की भूमिका की। तो आपने ये कहा कि ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, अर्थात जिन स्रोतों को हमको लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, हम पाषाण के खंडहरों में जो दबे हुए हैं उनके अवशेषों से अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पाषाण के साहित्य प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और उनको स्रोतों को हम पुरातत्व के जो संदर्भ है उनके आधार पर जानते हैं। तो हम 2 स्रोतों में बांटेंगे, फिर पुरातत्वों को अलग अलग बांटेंगे, ये आपको बताया। फिर उसी तरीके से हम इतिहास को पढ़ते हुए आपको चलेंगे। लेकिन प्रागैतिहास, ये पुरातात्विक जो स्रोत है, भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत है, इस पर हम बहुत डीपली चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को बहुत संक्षिप्त सिर्फ आपको फ्रेमिंग करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों इसलिए करेंगे कि जैसे ही आप साहित्यिक काल में आते हैं, ऐतिहासिक काल में आते हैं, मौर्य काल से मौर्य अभिलेखों शुरू होता है, तो आपको साहित्यिक पुरातात्विक सामग्री को आप मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मेंशन किया जाएगा कि इस मौर्य काल को जानने का स्रोत विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और ये अभिलेख है, तो आपको वहाँ दोबारा मेंशन होगा। तो यहाँ हम आपको एक चार्ट उपलब्ध कराएंगे, उन चार्टों पर प्रश्न सीरीज आपको कर देंगे, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव में कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, खासकर यूपीएससी में हमने देखा है, किताबों को बहुत पूछते हैं कि कौन सी किताब किसकी लिखी हुई है। तो आप अपनी पढ़ाई के दौरान, इतिहास के दौरान और वर्तमान में करंट को भी पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई, देखिए आज के दौर में कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई किताब लिखता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, खासकर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए उस किताब को लेकर तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस समय की जो सरकार है वो कल्चर पर ज्यादा बल रही है, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर ही चलते हैं। तो ऐसी कोई भी मूवमेंट जो भारत में कल्चर को डेवलपमेंट कर रही है तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ही प्राचीन काल, मध्यकाल में भी जो राजा, वो अगर कोई किताब लिख दिया, उसका मंत्री कोई किताब लिख दिया, तो वो इम्पोर्टेंट हो गई। आप जाकर के अवलोकन करिएगा आए हुए प्रश्न पत्रों को, अगर 4 साल 5 साल के पेपरों में 4 बुक पूछी गई हैं, उसमें 3 बुक ऐसी होंगी जो किसी मंत्री ने लिखी होंगी, चाहे वो प्राचीन काल का हो, चाहे मध्यकाल, या किसी विशेषताओं पर ध्यान दिया गया होगा। ऐसी किताबों तो स्रोत के रूप में हम इनको संक्षिप्त रूप से आगे पढ़ते हुए बढ़ जाएंगे।
उसी तरीके से मेडुअल काल में भी हम फोकस करेंगे, कहाँ आपको ज़्यादा बल देना है। जैसे एंशियंट की चर्चा करें तो एंशियंट में आपको प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है, आप देखेंगे पाषाण काल से यूपीएससी का हेड है, फिक्स है, हिट है वहाँ पे। फिर हड़प्पा से प्रश्न पूछे जाते हैं, हड़प्पा में भी फिक्स है क्योंकि वो नगरी क्रांति है, पहली बार व्यापार वाणिज्य का विशेष हुआ, तो वहाँ से भी प्लेसेस के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सी सामग्रियाँ कैसे मिली। तो ये प्राग इतिहास, हड़प्पा और जहाँ जहाँ मैप की जरूरत होगी हम आपको मैप पे भी नोटिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी में मेंस को आप जब देते हैं तो वहाँ मेंस में बड़ी भूमिका होती है मैप को भरने का। सॉलिड नंबर मिलता है, 60 प्रश्न के आते हैं, तो उसको भी हम आपको यहाँ संकेत करते हुए चलेंगे। फिर यहाँ से पूरे एनसीईआरटी में राजनीतिक घटनाक्रम कम पूछे जाते हैं, कल्चरल घटनाक्रम ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कृषि की बदलती हुई भूमिका, तो वैदिक काल में कृषि में क्या होता था, फिर उसके बाद कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ा, कैसे नगरीकरण हुआ, लोहे ने क्या भूमिका निभाई। फिर समाज का जैसे वर्ण व्यवस्था से कैसे जातिगत व्यवस्था में आई, संस्कार कैसे में 16 संस्कार, इन सब चीजों पर जहाँ जहाँ चर्चा होगी हम आपको संक्षिप्त चर्चा करते हुए पूरी जो है आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में इस एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। मेन चैप्टरों को पढ़ाएंगे, सिलेबस सब टच करेंगे, लेकिन जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वहाँ फोकस ज़्यादा करेंगे। जैसे बुद्धकालीन जो समय है वो जैन बौद्ध धार्मिक आंदोलन, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से हमेशा यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में आप प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, एक प्रश्न हमेशा रहना है। हड़प्पा और वैदिक से, अगर हड़प्पा से नहीं आया तो वैदिक से आएगा, वैदिक से नहीं आया तो हड़प्पा से आएगा। मौर्य और गुप्त में से एक प्रश्न हमेशा रहना है, मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर में से एक प्रश्न। जैसे वो टर्न बना हुआ है, 8-10 चैप्टर है तो 10 में से 4 चैप्टरों से आएंगे तो 4 अगली बार आएंगे, इस तरीके से भी आप गेस कर सकते हैं। वैसे ही पूर्व मध्य का वहाँ जो पूछा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे राजवंश हो जाते हैं, साम्राज्यवादिता जो है खत्म हो, छोटे छोटे राजवंश है, मुद्रा जो है सामंतवादी प्रणाली शुरू हो जाती है हर्ष के बाद से ही, तो वहाँ जो है आपसी व्यापार, आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है, बाह्य व्यापार कम हो जाता है, तो वहाँ मुद्राओं का चलन बढ़ता है। तो वहाँ हमको मुद्रा शास्त्र के आधार पर और छोटे छोटे राजवंशों में जो अभिलेख हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत जब आती है, एक नए तरीके की सत्ता होती है, तो दिल्ली सल्तनत जब उनको जानने, मुगल काल के इतिहास को जानने का स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत वहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तब से व्यवस्थित तरीके से होता है। उसमें किताबों को हम देखेंगे, जैसे निज़ामी की किताब, फक्र मुदब्बिर की किताब, बैदानी की किताब, बरनी की किताब, खुसरो की किताब, और ये अफीक की किताब, उनको लेते हुए क्या क्या वर्णन हुआ है। फिर हम दिल्ली सल्तनत के पे अगर आप पूरा फोकस करें, पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन किए होंगे आप, यहाँ जहाँ देखिएगा, तो वहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जब आता है तो महमूद गजनवी और इल्तुतमिश तक कई प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वो आपके इतिहास का एक परिवर्तन काल है। देखिए, इतिहास में या किसी भी विषय में जहाँ से परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन वर्तमान को प्रभावित करता है, वो परिवर्तन भविष्य को भी प्रभावित करता है, और दोनों परिस्थितियों में वो प्रासंगिक होता है। तो वहीं से प्रश्न यूपीएससी या यूपीपीसीएस के सेटर पूछते हैं, यही आपको समझना है। वहाँ महमूद गजनवी से लेकर के आपको इल्तुतमिश तक प्रश्न ज्यादा आते हैं। फिर उसके बाद शासन प्रणालियों प्रश्न आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे इल्तुतमिश पर बलबन पर फोकस करता है, क्योंकि बलबन की नीतियों ने परिवर्तन किया प्रशासनिक प्रणाली में, सैन्य प्रणाली में परिवर्तन किया। फिर अलाउद्दीन की नीतियों से प्रश्न बनते हैं, उनकी आर्थिक प्रणाली से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक रूढ़िवादिता और सबका समन्वय मिलाकर रहा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर गयासुद्दीन, फिर इब्राहिम लोदी की तरफ पढ़ते हैं। तो इसे सारे शासकों को न पढ़ के हम ऐसे ऐसे शासकों को पढ़ते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक उसी समय देखिए आप इब्राहिम लोदी से लेकर के बाबर की जब आता है तो वहां से प्रश्न बनते हैं ज्यादा, किन परिस्थितियों में आया, कौन कौन से प्रारंभिक चरण के युद्ध हुए, उन युद्धों का क्रम पूछता है, कौन विजेता रहा, तो वहां से प्रश्न बनते हैं। फिर आप सीधे वहां अगर अकबर और औरंगजेब को पढ़ लीजिए तब आपका क्लियर हो जाता है। मुगल स्थापत्य में आप जहांगीर और शाहजहां को पढ़िए, तो संगीत साहित्य इन सब चीजों में आप जहांगीर को पढ़ लीजिए, तो आपका ओवरऑल पूरा। फिर प्रशासनिक स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मनसबदारी व्यवस्था का, जागीरदारी व्यवस्था क्या है, वतन जागीर क्या है, शीश महा क्या है, इस तरीके के प्रश्नावलियों शब्दावलियों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर जब हम मॉडर्न की तरफ पहुंचते हैं, यहाँ आप देखिए उत्तर मुगल से शुरुआत करते हैं। औरंगजेब के बाद मुगलों का जब पतन होता है तो वहीं से जो है मोहम्मद शाह के समय में स्थानीय राजवंशों का उदय होता है, वहां से फिर देखते हैं कि आप प्रश्न ज्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद आप फिर 1757 की तरफ उसी तरीके संक्षिप्त
मराठा पर फोकस करेंगे हम, वहां से प्रश्न बनते हैं। फिर सिख पर फोकस करेंगे, वहां से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद सीधे हम इस तरीके के जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह सब होते हुए आपको पूरे सिलेबस को महत्वपूर्ण चैप्टरों को लेके आएंगे और फोकस फिर हमारा उनका संघर्ष पे रहेगा। ये हमने आपको संक्षिप्त बताने की कोशिश की। इतिहास में इतना लंबा सिलेबस है कि हम पढ़ाएंगे कैसे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। हम एक दो डेमो आपको दे देते हैं कि एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न में प्रश्नों का प्रकृति कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। फिर हम आपकी चर्चा को बना करते हैं। कल से आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और हम शुरुआत करते हैं। अगर हमारा ये मानना है कि देखिए पढ़ना तो इतिहास में परिवर्तन होता है। इतिहास किसको कहते हैं, इसको थोड़ी सी परिभाषा दें, क्योंकि आप कोई भी विषय जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप अगर व्यवहारिक ज्ञान को जानिए, आप अपने ज्ञान को व्यवहार के स्तर पर प्रयोग करिए तो अपने आप आपकी पढ़ाई सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, सुबोध हो जाएगी। आप ग्रह करने लगेंगे, उसको बोझ लेंगे, उसको हंसी खेल में लेके चले, वो आपके जीवन का अंग होना चाहिए। जैसे आप हिस्ट्री की कोई घटना पढ़ते हैं तो उसको तुरंत वर्तमान से रिलेट करने की कोशिश करिए, क्या ऐसा हो सकता है, जुड़ जाए तो आपको आसानी से चीजें हो जाएगी। जैसे फिलिस्तीन इजराइल का संघर्ष समय जो चल रहा था, विराम लगा हुआ है, तो उसमें हमास की बड़ी भूमिका है। तो अगर आपको हमास को समझना है तो हमास का उदय किन परिस्थितियों में हुआ है इसको ध्यान में रखना है। हमास का उदय कैसे परिस्थितियों में हुआ, यासिर अराफात किन परिस्थितियों में वहां का नेतृत्व करने लगा उसको आपको समझना है। तब आप वहां की परिस्थितियों का कल्पनाओं को समझ पाएंगे। क्यों पूरे विश्व से यहूदी इजराइल में ही आके रुके, वही यहूदी जो है यूरोप में उनको समर्थन नहीं मिला, उन्हीं यहूदियों के लिए आज पूरा अमेरिका और यूरोप समर्थन कर रहा है। इन परिस्थितियों को जब आप समझेंगे तब आप वर्तमान की कठिनाइयों को समझ पाएंगे। उसी तरीके से इतिहास को भी वर्तमान से जोड़ को पढ़ने की कोशिश करिए तो चीजें आसान और सुगम हो जाती है। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि सजेशन वाली क्लास में कुछ ज्यादा हो जाता है। कुछ बच्चों को लगता होगा क्या ही पंचायत ठाकुर बाबा कथा कह रहे हैं, लेकिन कथा भी स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। आज हम लोग भी इस कथा को शुरू करने के लिए अपने इष्ट देव बजरंगबली की कृपा से जो है और सारे देवताओं को, देवी देवताओं को, सभी धर्मों को नमन करते हुए हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसमें आपका जो है स्वागत भी करते हैं और आपसे जो है उम्मीद भी पालते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। इतना ही क्योंकि इतिहास की चर्चा करते, इतिहास कहते किसको। देखिए कोई भी विषय जब आप पढ़िए तो पहले आप इतिहास को लेकर चलिए कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास में अध्ययन किसका किया जाता है, इसको जानना जरूरी है। जब हम इतिहास की देखिए, यहाँ इतिहास की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं इतिहास की, लेकिन हम दो परिभाषाओं की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी। एक परिभाषा हम भारतीय परंपरा से लेंगे, एक परिभाषा को हम भारतीय परंपरा से लेंगे और एक परिभाषा को हम आधुनिक परंपरा से लेंगे और दूसरी परिभाषा जो लेंगे हम उसको हम आधुनिक परंपरा से लेंगे। देखिए इतिहास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं, इतिहास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं, लेकिन इतिहास को जो हम लेते हैं शाब्दिक अर्थों की भी चर्चा कर लेते हैं इतिहास में, उसी से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इतिहास है इसको हम तीन शब्दों से लेते हैं। इसको हम कहते हैं इति धन ह धन आस, इति धन ह धन आस, इतिहास। अर्थात इसमें अगर आप व्यवहारिक शाब्दिक व्याख्या बोले, इसका कहने का मतलब है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। अर्थात ये जो क्लास आपकी चल रही है ये घटना, और यह घटना जैसे ही क्लास आप होगी इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएगी। अर्थात ऐसी सभी घटनाएं जो निश्चित रूप से घट चुकी हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। लेकिन अध्ययन के दृष्टि से हम उन इतिहासों को लेते हैं, उन घटनाओं को लेते हैं जिनका वर्तमान में भी उपयोगिता हो, भविष्य में भी उपयोगिता हो और जिससे समाज में नैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो और उसका सभी लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़े। ऐसी घटनाओं को हम इतिहास में लेते हैं। ऐसा नहीं सारी घटनाओं को, आज सुबह आपने नाश्ते में ब्रेड के साथ चाय लिया होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाए, जाके बाहर सुनाए कि इतिहास बना के आ रहे हैं, ब्रेड चाय खा के आ रहे हैं, ये इतिहास नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने सुबह के समय में कोई अचीवमेंट किया हुआ है, जैसे अपने जीवन काल में आप उस दिन आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया हो और आप उसमें फर्स्ट डिवीजन पास हो, तो वो आपके जीवन का इतिहास हो जाएगा। इसको आप स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करेंगे तो इसकी उपयोगिता आपके जीवन के लिए है, लेकिन आपके लिए वो इतिहास है। लेकिन
अगर आप वही कोई काम, ऐसा कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे ये हम लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोग भले ले रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो शहरी पृष्ठभूमि को जो संसाधनहीन है, उनको यूपीएससी जो ड्रीम होता है, जब अपने घर पे एसडीएम का दौरा और गाड़ी उड़ी देखते हैं, वो ड्रीम है, उस ड्रीम को, स्वप्न को पूरा करने के लिए अगर हमारा आंशिक भी सहयोग आपके लिए रहा, आप उसमें सफल हुए, तो मैं उसके लिए अपना एक इतिहास समझूंगा कि हमारा इतिहास सुखद इतिहास है, उसकी प्रासंगिकता हमारे लिए हो जाएगी, आपके लिए हो जाएगी। उसी तरीके से ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसी ही घटनाओं को शाब्दिक अर्थ इतिहास का यही लगाया जाता है। इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं को हम इतिहास में दर्ज करते हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि इतिहास की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। हेडेगर से लेकर के हाइडर, वेस्टरनहॉफ, स्मिथ, भारतीय परंपरा में कौटिल्य और सब लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन हम दो परिभाषाओं की आपकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये दोनों परिभाषाएं साक्षात्कार में अक्सर पूछी जाती हैं और खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस के साक्षात्कार में पूछा जाता है इतिहास की उपयोगिता क्या है, क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं, या सिविल सेवक के लिए इतिहास की क्या जरूरत है। देखिए, इतिहास को अगर व्यवहारिक रूप में, जैसे हमने ये बताया, उसमें अगर आप देखें तो इतिहास में 3 चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, 3 काल होते हैं अंग्रेजी में, टेंस आपने पढ़ा होगा, टेंस आप पढ़ते हैं, टेंस को आप जब पढ़ते हैं, टेंस में 3 काल होते हैं। टेंस में इसमें एक आप वर्तमान को पढ़ते हैं, फिर आप जो है भूत को पढ़ते हैं और भविष्य को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखिए तो आज तक, अगर आज का जो डेट है, आज की डेट है 1 जून 2021, 1 जून 2021 के पहले अर्थात 31 मई तक की जो घटनाएं आपके जीवन में घटी वो हो गया भूत। अब आपका इन घटनाओं पे कोई वश नहीं, चाहे इसमें आप विज्ञान ले आ दीजिए, चाहे भूगोल ले आ दीजिए, चाहे इतिहास, चाहे कुछ भी आप कर दीजिए, जो घटनाएं हो चुकी हैं उन पर आपका कोई वश नहीं। इस कोविड-19 के इरा में उन परिवारों को जिनको ये दुखद हुआ, जिनके परिवार के कोई सदस्य नहीं रहे, अब आप लाख विज्ञान को तरक्की करवा ले जाए, उनको ला नहीं सकते, अर्थात ये भूत हो गया। अर्थात जो बीत चुका है उसमें आपका कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं रह गया। और कल 2 जून को क्या होगा ये भी आप नहीं जान पाए, कल क्या होगा ये भी आप नहीं जान पाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग हो, आज रात में ही आ जाए, कल आप अच्छे पद पर पहुंच जाए, हो सकता है आप फेल हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आप कल क्या होगा ये नहीं जानते। तो आपके पास बचा क्या? वर्तमान। अर्थात इतिहास को व्यवहार में अगर समझना, उपयोगिता क्या होती है, इतिहास जो है अतीत की घटनाओं से अर्थात भूत की घटनाओं से सीख लेते हुए वर्तमान में सुधार करके भविष्य का निर्माण करता है। यही इतिहास का व्यवहारिक उपयोग है। इतिहास अतीत की घटनाओं से, भूत की घटनाओं से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य का निर्माण करता है। जब आपका वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होने की उम्मीद होगा। जब आप यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की तैयारी, आरओ की तैयारी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे वर्तमान में, तभी आपका भविष्य में रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आपने कोई परीक्षा दी हुई, फेल हुए हैं, उसका गहराई से मूल्यांकन किया है, तो अर्थात आपने भूत की घटनाओं से कुछ सीखा, अपनी कमियों को दूर किया, सुधार किया और वर्तमान में उस पर बल दिया, तब जाकर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया। तब आप जो, अर्थात इतिहास वर्तमान में जीना सिखाता है आपको, और वर्तमान आपका अच्छा होगा तो भविष्य हमेशा अच्छा ही होगा। यही इतिहास सिखाता है व्यवहारिक रूप में। आते हैं उन परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। पहले भारतीय परंपरा की परिभाषा को ले लेते हैं, फिर जो है आधुनिक परिभाषा को लेते हैं। जब हम भारतीय परंपरा की परिभाषा को लेते हैं तो इसमें एक आपका महाकाव्य, आप यहाँ 2 हैं, 2 महाकाव्यों में एक महाकाव्य की हम चर्चा करते हैं, महाभारत। महाभारत में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कि वह कथा, वह इतिहास, वह समय घटना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो, वही इतिहास है। और इसमें से जो नहीं है वो इतिहास में नहीं हो सकता। जहाँ ऐसी घटनाएं, ऐसा इतिहास, ऐसी कहानी, ऐसी कथा जिसमें धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये तभी वो इतिहास कहा जाएगा। अर्थात ये चीजें अगर नहीं है
तो वो इतिहास की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। हम कभी चर्चा करेंगे कि हायर एजुकेशन में चर्चा होती है कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन में जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसका लेते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लेते हैं, भारतीयों में राष्ट्रवादी को लेते हैं, दक्षिणपंथी को लेते हैं, फिर वामपंथी है, दलित चिंतन है, अलग अलग इतिहास लेखन की परंपरा है। लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना नहीं समझना है। हम एनसीईआरटी की पहली क्लास जब 1, 2, 3 में चर्चा करेंगे, बीच में आपको थोड़ा सा संकेत कर देंगे कि कैसे कैसे इतिहास को हमको हमारे इतिहास को लिखा गया, पढ़ा गया, आपको कहाँ से बीच का रास्ता अपनाना है वो चर्चा कर देंगे। कह रहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिस कथा में, जिस कहानी में नहीं है वो इतिहास की श्रेणी में हम नहीं रह सकते। तो यहाँ धर्म का मतलब क्या है? यहाँ जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म का मतलब ये नहीं जैसे आज हम लोगों ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, सभी देवताओं को, जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ये नहीं, वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, ये धर्म नहीं। धर्म का यहाँ मतलब है कर्म से होता है। और यहाँ धर्म को आप लेते हैं, एक शब्द आता है ध्रियते, ध्रियते इति धारणम, इति धारणम, अर्थात जो धारण करने योग्य हो। कह रहा है कि जो धारण करने योग्य हो वही धर्म। देखिए धर्म की परिभाषा कह रहा है ध्रियते इति धारणम, अर्थात जो धारण करने योग्य हो। धारण करने योग्य क्या होता है? देखिए धारण करने योग्य आपके जीवन में अनुशासन है, शिष्टाचार है, नैतिकता है, सदाचार है, सदृढ़ता है, मृदुवादता है, ईमानदारी है, सच्चरित्र है, सद्गुण है, ये धारण करते हैं। कोई भी हो, जैसे आज के दौर में माफियाओं का दौर चलता है, बड़ा भौतिकवादी, पूंजी, टीवी, डिबेट, ये सब टीवी उवी ने, मीडिया ने और खासकर फिल्मों ने छोटे छोटे बच्चों को जो है सम्राट किल्विस को बता दिया, ये डॉन उनको देखते हैं, बड़ा भौतिकवाद है। लेकिन वही व्यक्ति अपने बच्चे को चाहता है कि ये ईमानदार, अपने बच्चे को चाहता है कि वो सच्चरित्र हो, अपने बच्चे को चाहता है वो सत्यवादिता हो। अर्थात वो भी जानते हैं कि जो हम ये कर रहे हैं ये नैतिक रूप से उचित नहीं है, समाज के लिए प्रासंगिक नहीं, समाज के लिए अच्छा नहीं। तो यहाँ धर्म का मतलब धारण करने से, अर्थात सच्चरित्र निर्माण से है। आप नैतिकता से ले सकते हैं, और सच्चरित्र निर्माण में जो जो चीजें आ जाएंगी वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ईमानदारी, सच्चरित्रता, ईमानदारी, ये कर्तव्य निष्ठा, धर्म, ये आपका धर्म में आएगा। यहाँ महाभारत में कहा गया है कि धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो। और धारण करने योग्य क्या होता है? जिससे आपका वर्तमान जीवन और भविष्य का जीवन दोनों सुगम रूप से चले, वही धर्म होता है। यहाँ धर्म का मतलब किसी इष्ट देव से नहीं, यहाँ धर्म का मतलब आत्म उन्नति से है। आत्म उन्नति, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है, वो भी एक तरीके का धर्म ही है कि आप अपने जो है आत्म उन्नति कैसे करेंगे, आत्मचरित्रवान कैसे होंगे, ये सारी चीजें जहाँ सिखाती है वही, उसी को हम धर्म में मानते हैं। फिर अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ को थोड़ा हम आधुनिक संदर्भ में अगर समझने की कोशिश करें तो अर्थ में क्या कहा गया? देखिए अर्थ का मतलब होता है जीविकोपार्जन का साधन। अगर अर्थ को आप लें, इसको कहते हैं जीविकोपार्जन का साधन। देखिए जीविकोपार्जन का साधन, गांव देहात में अगर आप रहे हो बड़े बुजुर्गों के साथ, तो आधुनिक युग में तो भाई फैमिली प्लानिंग वाला जो सिस्टम आ गया है, हम हमेश बापूस गणेश, पहले 5 लोगों गांव में कहावत कही जाती है, परिवार का मतलब हम हमेश बापूस गणेश। तो पहले, अब फिर नारा आया हम दो हमारे दो, अब नारा आया हम दो हमारे एक, और भविष्य में हमको लग रहा है कि आप लोगों की पीढ़ी तक आते आते जब आप लोग बुजुर्गावस्था में हम दो ही दो रहेंगे। हाँ, फिर बाद में हो जाएगा सिंगल पार्टी वाला हम ही हम हैं और कोई नहीं है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं आ रही हैं वो जो है संसाधनों को देखकर, लेकिन यहाँ जो है गाँव जहाँ कहा जाता है, देखिए कहते भूखे भजन न होए गोपाला, एक कहावत कही गई है, मुहावरा कह लीजिए आप कि भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थात भगवान की भी पूजा पाठ तब हो सकती है जब आपका पेट भरा हो, आत्मा आपकी तृप्त हो। आत्मा आपकी तृप्त होगी तभी परमात्मा की तरफ ढूंढेगी। नहीं, इस लॉकडाउन के दौर में जिनके पास जीविका का संसाधन छिन गया है, आप उनसे पूछिए, उनका इष्ट देव में मन लगता है पूजा पाठ, वो हमेशा प्रयासरत रहते कैसे अपना पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले। अर्थात अर्थ की जो भूमिका महाभारत बता रहा है कि जीविकोपार्जन, इसीलिए आपके यहाँ एक परिभाषा आधुनिक युग में दी गई, कहा गया न्यूनतम संसाधन। न्यूनतम संसाधन की बात कीजिए, ये न्यूनतम संसाधन क्या है? फिल्म भी देखे आई होगी, रोटी कपड़ा मकान, रोटी
कपड़ा मकान फिल्म भी है राजेश खन्ना की। रोटी कपड़ा मकान जो है ये क्या है, ये आपके जीवन का न्यूनतम संसाधन, अर्थात आपके व्यक्तित्व का निर्माण तभी हो पाएगा जब आप अपने डेली जो आपको कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, हमारे यहाँ गरीब कैलोरी क्यों मापते हैं, पोषणता उसमें दी जाती है। तो न्यूनतम पोषण आप कैसे प्राप्त करेंगे, जब आप रोटी कपड़ा मकान, आपको तन ढकने के लिए कपड़ा हो, भूख के लिए अन्न हो और रहने के लिए एक आवास हो सभी मौसमों में, तब जाकर के आप इष्ट देव को याद कर सकते हैं या परिवार की उन्नति में आप काम कर सकते हैं, समाज की उन्नति में काम कर सकते हैं। जब आपके पास ये जीविका के न्यूनतम संसाधन भी नहीं रहेंगे तो वो जीवन कैसे उपयोगी हो सकता है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। अर्थात धर्म के साथ साथ अर्थ की भूमिका को यहाँ बताया गया कि न्यूनतम संसाधन होने जरूरी है। इसीलिए आपकी सरकार ने और भी सरकारों ने न्यूनतम मनरेगा को चलाया, रोजगार गारंटी स्कीम को चलाया, मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू किया, श्रम कल्याण नियम को लागू किया, बाल कल्याण नियम को लागू किया। क्यों लागू किया, इसी अर्थ की भूमिका की, ताकि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इस कोविड-19 के एरा में भी आप देखे होंगे कि निःशुल्क अन्न वितरण का जो है ये अन्योदय की उपासना, अंतिम पावदान पहुंचे हुए व्यक्ति को भूख को प्रदान करना, ये इसी अर्थ की भूमिका की प्रासंगिकता को बता रहा है जो महाभारत में कहा गया है। धर्म की परिभाषा को आपने देख लिया, अर्थ की भूमिका को आपने देख। अब हम काम की बात करते हैं। देखिए काम क्या है, काम अगर आप मानव समाज को, मानव शरीर की बनावट को देखें तो मानव शरीर की जो है बायोलॉजिकल अवस्था है काम। इसको अगर आप सिर्फ एक काम वासना के दृश्य में देखिए, ये बायोलॉजिकल अवस्था है जो दाम्पत्य जीवन का परिवार में है। परिवार का जो दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के संबंधों की जो पवित्रता है, क्यों रखा गया, अगर पति पत्नी के संबंधों में किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी समुदाय में इस संबंध को बड़ा पवित्र माना गया, क्योंकि अगर ये संबंध पवित्र न रहे तो ये जो है समाज अव्यवस्था, कुव्यवस्था, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इसकी परिणति पे चढ़ जाएगा। यहाँ इसीलिए इतिहासकार ने कहा कि काम वह पुरुषार्थ है जो भोग में भी त्याग का अनुभव करता है। पति पत्नी में संबंधों में त्याग की भावना होनी चाहिए, वो समर्पण भाव होना चाहिए, वो एक काम दे रहा है। काम कैसा, काम को नियंत्रित, ये आपके मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने का संदेश देता है कि आप अपने मनोवृत्तियों को, काम वासना को नियंत्रित करके अच्छे परिवार, सफल जीवन की तरफ आगे बढ़े। अन्यथा जो है भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये समाज में रहता है। आप देखते हैं आज की घटनाओं का, इस काम पर ही नियंत्रण न होने के कारण 6 साल की बच्चियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, ये क्या एक अच्छे समाज की देन है, अच्छे समाज की देन नहीं। अगर एक पति पत्नी अपने संबंधों के साथ अगर ईमानदार नहीं है तो वो परिवार कलह में कलुषित हो जाता है। जब परिवार कलुषित होगा तो परिवार के बच्चे उससे प्रभावित होंगे, आसपास का वातावरण प्रभावित होगा और धीरे धीरे पूरा समाज ही प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है इतिहास में भी अगर आप देखें और वर्तमान में भी देखें, इसकी अवस्था को समझते हुए भी समाज के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसीलिए अकबर के समय में इसको शैतानपुरी कहा गया, अलाउद्दीन ने इसको बाहर किया समाज से। प्राचीन काल में भी इनके लिए अलग से सिस्टम बनाया गया कि समाज के बाहर है। आज भी देखिए जो रेड लाइट एरिया, ये सब चीजों अलग है, तो ये समाज में कहीं कहीं भ्रष्टाचार को, व्यभिचार को उत्पन्न करते हैं, अव्यवस्था को उत्पन्न करते हैं, कलुष को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जो महाभारत की परिभाषा में काम की बात की गई वो त्याग की भावना की बात की गई। संबंधों में त्याग होना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों का जो पवित्र रिश्ता है वो परिवार, समाज की इकाई है परिवार। उस परिवार में अगर सदैवता, ये नैतिकता, त्याग की भावना आएगी, उस परिवार के माध्यम से उस कुल में आएगी, उस कुल के माध्यम से उस ग्राम में आएगी, समाज में आएगी। इस रिश्ते के पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है भारतीय परंपरा का, वो काम को जो है वहाँ करेगा। आप देखते हैं इसलिए महाभारत की इस परिभाषा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, इसको अगर आप व्यवहारिक रूप में समझे यार, देखिए मोक्ष क्या होता है, जीवन मरण की मुक्ति की बात भारतीय परंपरा में की गई है। लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक रूप में समझने की कोशिश करें, मोक्ष का मतलब अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए अर्थ को उत्पादित करते हैं, अर्थात अपने जीविका को चलाते हैं ईमानदारी से, चाहे आप जितना पैसा कमाइए उसमें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन ईमानदारी से टैक्स पे करिए, ईमानदारी से चीज़ों को करिए। तो ईमानदारी से आप अपने कर्तव्यों को करते हुए अर्थ की जीविका उपार्जन, अर्थ का उपार्जन करते हैं और अपने पारिवारिक संबंधों में सच्चरित्र, सत्पवित्रता, सद्विश्वास रखते हुए जो भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, वही आज के संदर्भ में मोक्ष हो जाएगा। और उस संदर्भ में ये है कि आप जब ये सभी चीजें करते हैं तो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, भाई हम लोग विज्ञान के युग में हैं,
पिछला था कि नहीं, अगला होगा कि नहीं, इस पर कम विश्वास करते, लेकिन तब पर भी कर्म को करने के लिए आप जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो परिभाषा महाभारत में दी वो तब पर भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और बाद में भी प्रासंगिक होगी, चाहे कहीं भी आप इसको व्यवहारिक रूप में समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए महाभारत की परिभाषा को भारतीय परंपरा में श्रेष्ठ परिभाषा के रूप में माना गया है इतिहास। फिर आधुनिक परंपरा में जब बात करते हैं तो आधुनिक परंपरा में एक इतिहासकार हैं E.H. कार, इनकी हम बात करते हैं। E.H. कार साहब ने कहा कि अतीत का, वो इसकी चर्चा पहले भी आपको कर चुके हैं संक्षिप्त में, अतीत का वर्तमान के संदर्भ में और भविष्य की प्रासंगिकता। कह रहा है, हम संक्षिप्त बात इसमें इस परिभाषा की मूल बात को यहाँ निकालिए। कह रहे अतीत का अध्ययन हम वर्तमान के संदर्भ में करेंगे और इसके भविष्य के लिए कैसे ये प्रासंगिक होगा। जब इस दृष्टिकोण से हम इतिहास को पढ़ते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं, तब वही इतिहास के रूप में हम आ जाता है। जैसे अतीत में मान लीजिए ये कोविड-19 का जो एरा चल रहा है, जिसे पिछली बार जो घटनाएं शुरू हुई तो अननोन थी सबके लिए, सब हवा में, वैज्ञानिक से लेकर के सरकारें तब अपना अपना मॉड्यूल तैयार कर रहे थे कैसे हम करेंगे। इसमें हमने लॉकडाउन की एक प्रक्रिया को अपनाया, खासकर भारतीय परंपरा में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का जो पहला चरण था इसकी बड़ी तारीफ भी हुई, संघर्ष हुआ, वो लॉकडाउन हमने सिखाया। लेकिन दूसरी लहर जब आई तो हमने लॉकडाउन के द्वारा किया, लेकिन जो हमको दूसरी लहर और भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो तैयारी करनी थी, चाहे वो प्रशासनिक गलती हुई, चाहे सरकारों की गलती हुई, चाहे आम लोगों की गलती हुई, लोगों ने उसको हल्के में ले लिया और सीख नहीं ली उससे, और उसका परिणाम दूसरी लहर में भारत में संकट का समय एक समय आ गया था और विश्व में इसी तरीके से। लेकिन अगर हम उस घटना से, अतीत की घटना से समझ लिए होते और वर्तमान में हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को सही कर लिए होते, अपने अधिकारियों को सही कर लिए होते, या हम खुद जागरूक हो गए होते, तो पता चलता है कि हमारा जो भविष्य खराब हुआ, हमारे जो युवक चले गए, नवयुवक हुए, सब जो भी जो परिवारों ने अपना खोया वो नहीं खो पाते। इसीलिए E.H. कार साहब कह रहे हैं इतिहास में हम अतीत की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी वर्तमान में क्या उपयोगिता हो सकती है उसको जोड़ते हैं, और भविष्य के लिए उसकी जो प्रासंगिकता होती है उसको जब तय करते हैं, तब ऐसी घटनाओं को ही हम इतिहास मानेंगे, सारी घटनाओं को हम इतिहास नहीं मानेंगे। तो इसी के साथ इतिहास की संक्षिप्त परिभाषा हमने आपको दी। आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, कल से हम आपके सिलेबस पर शुरुआत करेंगे। अगर हमारा सुझाव ये है कि हम अगर आप परीक्षा के दृष्टि, क्योंकि ये क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप शुरू करें तो ज़्यादा उपयोगी और प्रासंगिक होगा, क्योंकि प्री परीक्षा में ज़्यादातर वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो हम आपको कल मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, लेकिन एक क्लास हम थोड़ा सा जो है मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में थोड़ा सा भारतीय इतिहास के भौगोलिक वातावरण को, जैसे विष्णु पुराण में क्या कहा गया, क्या जैसे भारत का नामकरण क्या है, तो ये संक्षिप्त क्लास कल की लेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आपको लेके चलेंगे और आपको 1947 तक की घटनाओं को पढ़ाने के बाद पुनः फिर हम एंशिएंट और मेडुअल में करेंगे। क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा परीक्षा में पूछता है, इसीलिए इस पर हम बल डिटेल रूप में देंगे और वहाँ संक्षिप्त चर्चा करते हुए मूल बिंदुओं पर आएंगे। आपको हर चैप्टर पढ़ाने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी हमको पूरा चैप्टर समाप्त होगा तो हम 40 से 50 जैसे जिस प्रश्न में बनेंगे, जैसे जिस टॉपिक पे जितने प्रश्न बनेंगे उनको भी हम प्रश्न की सीरीज में आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आपसे एक निवेदन है, इसमें हम आए हुए प्रश्नों को कम रखेंगे। जो यूपीएससी जो यूपीएससी में प्रश्न आ चुके हैं उनकी संख्या को कम रखेंगे, क्योंकि हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप उसका अध्ययन करते होंगे घटना चक्र, युद्ध, अरिहंत के माध्यम से। तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ रिपीट करने का मतलब नहीं, हम नए प्रश्नों के साथ आपको लेके आएंगे और उसी प्रश्नों के साथ जो है आपकी क्लास को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।